डियर स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े थे। आज वेक्टर इक्वेशन पढ़ेंगे और दोनों को आपस में रिलेट करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लें। अगर एक वेक्टर है आपका ए और दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ए के डायरेक्शन में जो बी का कंपोनेंट है यहां से यहां तक, ये इतना, ये कितना होगा? बाई ट्रिग्नोमेट्री अगर यहां पे हम यम कर दें, यह ओ हो, ओ ए, ओ बी और बी एम, तो यहां 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां से ओ एम, नॉट वेक्टर बट न्यूमेरिकली, ओ एम इज ओ एम अपॉन ओ बी इज इक्वल टू cos theta. This implies OM is equal to OB cos theta. That is, what is OB? Magnitude of vector B. तो B cos theta. B पे एरो लगा रहेगा, वेक्टर का सिंबल, तभी वो वेक्टर है। एरो हटा दोगे तो स्केलर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन द ए। इसके कई नाम होंगे। कंपोनेंट of B along A or projection of B on A, दो नाम है इसके। इज इक्वल टू B cos थीटा। इसी को लिख सकते हो AB cos थीटा अपॉन ए। लेकिन ए बी cos थीटा फिजिक्स से मालूम है, मैथ में भी बताए थे कि ए डॉट बी होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो ए और बी के डॉट प्रोडक्ट को जिस भी वेक्टर के, उन दोनों में से जिस वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे, उसके डायरेक्शन में दूसरे वाले का कंपोनेंट मिल जाएगा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी, उलट जाएगा। तो ये चीजें जानते रहिएगा, आगे काम आएगा। अभी कंपोनेंट ऑफ ओबी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए पढ़े। अब कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर ऑन ए, ये कितना होगा? बीएम। इसी ट्रायंगल में बीएम अपान ओबी इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। दिस इंप्लाइज बीएम इज इक्वल टू ओबी साइन थीटा। दिस इंप्लाइज बीएम इज इक्वल टू, ओबी क्या है?
बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा अपॉन ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, तो एन कैप वेक्टर है, ए क्रॉस बी वेक्टर होता, मॉडुलस ले लेंगे उसका तो स्केलर बनेगा। यहां हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं न कि वेक्टर। वेक्टर निकालना होगा तो मॉड हटा देंगे, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए। तो अब यहां क्या मिला, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर ऑन ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए। अगर इसी ए क्रॉस बी के मॉडुलस को मॉड बी से डिवाइड कर देंगे तो ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो ये हुई बात, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के एलॉन्ग और परपेंडिकुलर कंपोनेंट या प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे। अभी आपको क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पॉइंट पी एक्स वाई है, ये पॉइंट तो है ही, इसी को हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई भी लिखते हैं, और इसी को हम पोजीशन वेक्टर OP भी कहते हैं, जहां OP इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है। मॉड ऑफ z कहो, मॉड ऑफ OP कहो, या डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन कहो, सभी कुछ सेम होता है। OP इज इक्वल टू मॉड OP इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक पॉइंट को हम वेक्टर भी कह सकते हैं, उस वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर। ये बात 2D की है, और पिछले क्लास में बता चुके हैं कि 2D का एक्सटेंशन ही 3D है, बस एक वेरिएबल उसी फॉर्म में और अपेंड कर दो। हर एग्जांपल 2D में पढ़े हो, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 3D में एक वेरिएबल और आ जाएगा, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। 2D में पढ़े हो, अगर दो पॉइंट हैं a x1 y1 और b x2 y2, और यहां कोई पॉइंट P हो xy सच दैट AP और BP का रेशियो m और n का है, तो यहां x बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n होता है। y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n होता है। तो अब जब 3D में आएंगे तो यहीं पे Z2 भी हो जाएगा, यहाँ पे Z1 हो जाएगा, और यहाँ पे Z आ जाएगा। तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n। तो जो कुछ 2D है वही 3D है, जस्ट एक्सटेंशन है, बस एक डायमेंशन का, एक वेरिएबल का Z, नया कुछ नहीं है। ये एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन हुआ। एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा तो यहीं पे जहां जहां प्लस है वहीं वहीं माइनस आ जाएगा। सवाल बताएंगे तो उसके डिटेल में चलेंगे, आज स्ट्रेट लाइन बताना है तो उस पे चलते हैं।
कहने का मतलब जो 2D में पढ़े हो वही 3D में है। तो अभी पॉइंट एक्स वाई है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जहां एक्स जो है एक्स कंपोनेंट इतना है और वाई जो है वाई कंपोनेंट इतना है। तो जब 3D में चले जाएंगे तो पॉइंट P जो है एक्स वाई जेड बन जाएगा और वेक्टर OP जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बन जाएगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब यहां पे एक पासिंग पॉइंट A दिया है x1 y1 z1, वहां से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन बताना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किसी एक पासिंग पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल हैं। अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो डायरेक्शन के लिए गिवन है कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है AP वह इस एक गिवन वेक्टर B के पैरेलल होगी। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू वेक्टर B। ये जो वेक्टर B है ये इसको लिखेंगे A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। यही फॉर्म यही सिंबल यूज करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे जो यह B है यह वेक्टर B का Y कंपोनेंट है। B पे एरो लगाएंगे तो पैरेलल वेक्टर है, लेकिन जब इसको एक्सप्रेस फॉर्म में लिखेंगे तो A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप है। जहां ABC डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP होगा, बाद में अभी रिलेट करेंगे। अब जो एक वेक्टर AP मिला इसका इक्वेशन बताना, लाइन AP वेक्टर AP। तो अब मान लीजिए कि ओरिजिन यहां कहीं है बीच में स्पेस में, 3D की बात हो रही है। तो यहां ओरिजिन से यह OA वेक्टर हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यहां से ये OP वेक्टर हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ P जिसे हम R कहेंगे, और हमें वेक्टर AP बताना है। जबकि मालूम है केवल OA और OP ये दो वेक्टर हमें मालूम है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अब स्पेस को हम 2D में नहीं बना सकते तो उसे हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं 2D में। तो सपोज यहां है ओरिजिन, ये प्लेन में नहीं है, बोर्ड में नहीं है, ये स्पेस में कहीं भी हो सकता है। वहां से यहां तक OA, वहां से यहां तक OP। लेकिन अब स्पेस में कैसे लाइन बनाए संभव नहीं है, तो इसलिए हम प्लेन में ही प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये OP हो गया और ये OA हो गया। OA को हम वेक्टर A कहेंगे, स्मॉल a से डिनोट करेंगे। जनरल वेक्टर को हमेशा वेक्टर R से रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल r। अब पिक्चर से साफ साफ क्लियर है कि OA प्लस AP इज इक्वल टू OP है। OP रिजल्टेंट है OA और AP का। तो रिजल्टेंट में से किसी भी कंपोनेंट को हटा दे तो दूसरा वाला वेक्टर मिल जाएगा। तो यहां पे OA प्लस AP इज इक्वल टू OP है। तो दिस इंप्लाइज AP इज इक्वल टू OP माइनस OA, ये मिला। अब OP जो है ये R है और OA जो है वह A है, ये लिख लिया। अब उसके बाद AP मिल गया और B दिया है।
और यह भी दिया है कि AP इज पैरेलल टू B इन द डायरेक्शन ऑफ B। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर ऐसा होता है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर कांस्टेंट रहे तो पॉइंट ऑफ एक्शन कहीं भी कर दो रिजल्ट अनचेंज रहेगा, इसे हम फ्री वेक्टर कहेंगे। मैथ में हम फिर फ्री वेक्टर ही पढ़ेंगे। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब होता है कि अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो सेम है लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज कर दिए तो भी रिजल्ट चेंज हो जाए, उसे लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे। सपोज कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बनारस का और वो लखनऊ में जाके कहे कि हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं बनारस में, इसलिए हम आपको लखनऊ में भी बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, तो यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो फिक्स हुआ, पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हो गया, तो मे बी कि उसका रिजल्ट अनचेंज रहे, वहां भी स्ट्रेंथ आने लगे। लेकिन अगर कोई ये फ्री वेक्टर हुआ और अगर रिजल्ट चेंज हो जाए, लखनऊ में कोई एडमिशन ना मिले, तो वो लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहे कि हम पढ़ाते बढ़िया थे इसलिए हम बहुत बढ़िया बर्तन भी बनाते हैं, बहुत बढ़िया कपड़ा भी बनाते हैं, सब हमसे लो, तो ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब चेंज हो गया। तो मैथ में केवल और केवल फ्री वेक्टर पढ़ेंगे जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर नहीं बदलेंगे तो पॉइंट ऑफ एक्शन से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब जब B और AP सेम डायरेक्शन के हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, क्योंकि P तो वेरिएबल पॉइंट है। P यहां से शुरू करेगा, बढ़ता चला जाएगा एंडलेस इनफाइनाइट तक। तो एक पार्टिकुलर P के लिए, AP के लिए अगर B में हम एप्रोप्रिएट कांस्टेंट लैम्डा मल्टीप्लाई कर दें, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, तो वो किसी भी किसी पार्टिकुलर लैम्डा के लिए लैम्डा B की लेंथ AP की लेंथ के बराबर हो जाएगी। और जैसे ही बराबर हो जाएगी तो दोनों पैरेलल हैं और फ्री हैं, तो इसे हम ऐसे इधर कोइंसाइड करा सकेंगे। तो ये जो लैम्डा B बनेगा वो AP के बराबर हो जाएगा फॉर सम कांस्टेंट लैम्डा। तो इसलिए सिंस B इज पैरेलल टू AP, कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स अनदर वेक्टर जरूर होगा, वेयर लैम्डा इज ए एप्रोप्रिएट कांस्टेंट रियल नंबर। सो देयरफॉर AP is equal to lambda B. This implies what is AP? R minus A is equal to lambda B. This can be written as R is equal to A plus lambda B. तो ये आपका बन गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and parallel to B in the direction of B। ये इतना लिखो पहले। अभी आपने वेक्टर इक्वेशन लिखा R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, जहां R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, पॉइंट एक्स वाई जेड। एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। B पैरेलल वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, पैरेलल वेक्टर है, डायरेक्शन बताएगा ai कैप प्लस bj कैप प्लस c k कैप। ये तीनों हुआ। इन तीनों को यहां पे अगर हम रखना चाहें तो ये इक्वेशन फिर से थोड़ा सा एक
लाइन पीछे चलो तो r माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी मिल जाएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रखो तो दिस इंप्लाइड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप माइनस एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप इज इक्वल टू लैम्डा ए आई बी जे सी के। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर आपको मालूम है फिजिक्स से भी। ये हुआ x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y माइनस वाई वन जे कैप प्लस z माइनस जेड वन के कैप इज इक्वल टू लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप लैम्डा सी के कैप। अब दो अलग अलग दिखने वाले वेक्टर अगर इक्वल हैं तो ऐसा तभी संभव होगा जब उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इक्वल हो। तो दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लैम्डा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी लैम्डा z माइनस जेड वन इज इक्वल टू सी लैम्डा। These three implies x minus x1 upon a is equal to lambda, y minus y1 upon b equal to lambda, z minus z1 upon c equal to lambda। तो सभी लैम्डा हैं इसलिए सब बराबर होंगे। is equal to y minus y1 upon b, z minus z1 upon c is equal to lambda। पिछले क्लास में आपको याद होगा यही इक्वेशन आया था जहां ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है, x y z वेरिएबल पॉइंट्स है। तो अब आपको ये साफ साफ याद रखना है कि r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी जो है उसमें r जो है एक्स वाई जेड, a x1 y1 z1, b जो है a b c है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करो, वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करो। लेकिन कार्टेशियन में आपको ध्यान रखना है कि x y z का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना है। अगर 1 नहीं होगा तो x y z का जो भी कोफिशिएंट होगा कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इक्वेशन ले लें r इज इक्वल टू, या ऐसा ले लो, कार्टेशियन पहले ले लो, 3x माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 3, या ठीक है 3 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये एक कार्टेशियन इक्वेशन है, इसे वेक्टर में चेंज करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं z का कोफिशिएंट तो 1 है लेकिन x और y का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो दोनों का कोफिशिएंट पहले हम 1 बनाएंगे। तो इसको हम पहले मॉडिफाई करेंगे, x माइनस 5/3 अपॉन 2/3 x के कोफिशिएंट से ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ कोफिशिएंट -1 था तो -1 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये बनेगा y माइनस 3 अपॉन -3 इज इक्वल टू z माइनस -4 अपॉन 5
इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये बना स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया तो ये हुआ x1 y1 z1 और ये है a b c। तो अब इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा r इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या होगी 5/3 i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। यहां z1 जो है -4 है प्लस लैम्डा टाइम्स ai bj ck। a की वैल्यू 2/3 है तो 2/3 i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो ये बन गया है आपका वेक्टर फॉर्म। तो कार्टेशियन से वेक्टर कैसे बनाएंगे और वेक्टर रहेगा तो कार्टेशियन कैसे बनाएंगे, ये चीज क्लियर कर लीजिए। बाकी चीजें अगले क्लास में बताएंगे। r के बाद जो वेक्टर है वही x1 y1 z1 बनेगा और लैम्डा में जो मल्टीप्लाई है वही a b c बनेगा डिनोमिनेटर। तो इतना लिख लो, कंसेप्ट रिवाइज करो, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।